हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी.एड लेसन प्लान। सो आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है मौर्य वंश। यह सामाजिक विषय के अंतर्गत आता है और यह उप विषय इतिहास से संबंधित है। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट के अनुसार सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखेंगे, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाओं के लिए ब्लॉक्स बनाएंगे। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें विषय में सामाजिक विषय और उप विषय में इतिहास लिखेंगे। बाकी की सूचनाएं आप अपने टाइम टेबल के अनुसार लिखेंगे। प्रकरण है आज का हमारा मौर्य वंश। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है, इसकी वजह तो शायद आप जानते होंगे, फिर भी एक बार हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। तो पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। सातवां है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। आठवां है विद्यार्थियों को अवकाश के महत्व से अवगत कराना। नौवां है विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना विकसित करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। उसके बाद अवबोधात्मक में लिखेंगे विद्यार्थी मौर्य वंश के इतिहास को समझकर उसकी व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। अगला है कौशलात्मक। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी मौर्य वंश के समय में बने स्मारकों, स्थलों को भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे विद्यार्थी मौर्य वंश के समय घटित घटनाओं, तथ्यों का विश्लेषण अपने शब्दों में कर उसका निष्कर्ष निकाल सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट श्यामपट पर उल्लिखित मौर्यकालीन मुख्य पाठों, पुस्तकों तथा स्मारकों के नाम। मुख्य पदों, पुस्तकों तथा स्मारकों के नाम। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण एवं व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी मौर्यकालीन स्मारकों, स्थलों तथा मौर्य साम्राज्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान रखेंगे कि आप इनका जो क्रम है इनको इसी प्रकार रखेंगे, ये फॉर्मेट के अनुसार ही लिखा गया है। साथ ही आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आगे देखें प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो पहला प्रश्न करेंगे कि कितने महाजनपद थे, तो प्रश्न का उत्तर लिखेंगे 16 महाजनपद थे। तो दूसरा प्रश्न करेंगे कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण राज्य कौन था, तो उत्तर में लिखेंगे मगध एवं अवंती। तीसरा प्रश्न करेंगे कि मगध राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो विद्यार्थी क्रियाओं में उत्तर लिखेंगे अशोक। चौथा प्रश्न करेंगे कि अशोक किस वंश का राजा था, तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे मौर्य वंश का राजा था। अंतिम प्रश्न करेंगे कि मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, तो यह हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम मौर्य साम्राज्य तथा मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। अगली हेडिंग हम देंगे प्रस्तुतिकरण की। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में पहला बिंदु लिखेंगे संस्थापक। तो प्रश्न के से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न लिखेंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक घनानंद द्वारा अपमानित आचार्य कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य भी था, ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलकम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
अगला शिक्षण बिंदु लिखेंगे मौर्य वंश की स्थापना। तो इसमें भी एक प्रश्न और करेंगे कि चंद्रगुप्त ने किसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रण कौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। सेल्यूकस को एक संधि के अनुसार चंद्रगुप्त को हिंदू कुश पर्वत तक प्रांत उपहार में मिले। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में पहली बार एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित किया। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोट्स नाम का उल्लेख किया है। अगला शिक्षण बिंदु लिखेंगे चंद्रगुप्त के बाद का शासक। तो प्रश्न करेंगे कि चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर कौन बैठा। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। अब अगला शिक्षण बिंदु लिखेंगे सम्राट अशोक। तो प्रश्न करेंगे कि गद्दी पर बैठने के बाद सबसे बड़ी चुनौती अशोक के सामने क्या थी। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्वतंत्र कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करना था। अशोक ने ऐसा फैसला किया जो आमतौर पर कोई राजा नहीं करता। उसने कलिंग को युद्ध में हराने के बाद तय किया कि वह भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला शिक्षण बिंदु लिखेंगे अशोक का धर्म। तो इसमें लिखेंगे प्रश्न करेंगे कि धर्म को पाली भाषा में क्या कहते हैं। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। अशोक स्वयं राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे सुंदर चमकाए हुए पत्थरों से बने खंभे खुदवाए एवं गड़वाए। इन खंभों पर वहां के अधिकारियों व लोगों के लिए अपने संदेश भी खुदवाए ताकि लोग उसकी बातों पर ध्यान दे सकें। उसने यह संदेश लोगों को बोलचाल की भाषा यानी कि प्राकृत भाषा में लिखवाए। चट्टानों पर खंभों पर खुदे उसके संदेशों से हम अशोक के समय की कई बातें जान सकते हैं। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीत सभा भी हुई थी। आगे लिखेंगे कि अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक है। महान अशोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि शासन के साथ साथ विश्व शांति अहिंसा का संदेश देने तथा उसकी जन कल्याण की भावना के कारण कहा जाता है। हमारा राज्य चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब बोध प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कौन सा खेल खेलते हुए देखा। तो उत्तर में लिखेंगे कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजकीलम खेलते हुए देखा। दूसरा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त ने किसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो उत्तर में लिखेंगे कि चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। तीसरा प्रश्न है कि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए किस नाम का उल्लेख किया। तो उत्तर में लिखेंगे कि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोट्स नाम का उल्लेख किया है। अंतिम प्रश्न है कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीत सभा हुई। तो उत्तर में लिखेंगे कि अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीत सभा हुई थी। तो ये शामपट सारांश है, इनको हमको बोर्ड पर यानी कि शामपट पर लिखना पड़ेगा। निरीक्षण कार्य लिखेंगे इसके बाद। तो विद्यार्थियों को शामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा का घूम कर निरीक्षण करेगा। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे कि चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना कब की। दूसरा प्रश्न है कि किसके बाद अशोक मगध की गद्दी पर बैठा।
तीसरा प्रश्न करेंगे कि किस युद्ध के बाद अशोक ने कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया। चौथा प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था। और पांचवा प्रश्न है कि हमारा राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है मूल्यांकन प्रश्न है, 5 हैं, इनको मौखिक रूप से पूछा जाएगा। गृह कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थी मौर्य वंश में बने स्मारकों तथा चंद्रगुप्त के बारे में एक पृष्ठ का लेख लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर ये लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।